नहीं नहीं, मैं आधा ही लूंगा। आप हाय जया, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। Yeah, hi Manish. Good afternoon. How are you? I'm good, thanks. How are you? Atul is with me as well. Hi Jaya. Hi Atul. So, practice कुछ practice कर लिया आपने? हाँ थोड़ा किया है, थोड़ा 2 दिन बिजी था तो बहुत अच्छे से नहीं किए, पर हाँ पढ़ा है मटेरियल। वो जो रिसेंटली आपने जो दिया था 2 दिन में, वो तो मैंने नहीं ओपन किया है, पर प्रीवियस जो किया था स्टडी, मतलब मैंने जो डिस्कस किया था। Okay. ठीक है। मतलब अभी तक जितना हमने किया है उसमें क्लैरिटी आ रही है ना, बिल्कुल वेग सा तो नहीं? हाँ हाँ, मतलब बस वो यही है कि थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है और ये समझने की जरूरत है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। हाँ, अंडर कंट्रोल है। ठीक है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हाँ, ओके। मतलब जो पढ़ा रहे हो वो समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल कंट्रोल में है, मतलब समझ में भी आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है। अमित, आपको भी समझ में आ रहा है ना कोई पॉइंट हाय जैसे हमने लास्ट क्लास में? हाँ, हाय अमित। हाय। नहीं मतलब आई थिंक अंडरस्टैंडिंग तो आ रहा है, बट लुक्स लाइक काफी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि थोड़ा सा ये अलग अलग हाँ, फंक्शन जो क्योंकि है या इसमें हाँ बहुत एक्चुअली सारे चीज है इतने तो फंक्शंस है ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मतलब वन गो में सब कुछ कवर करना टू टफ। तो कोई एक या दो केस स्टडीज करके, मतलब जो आज के टाइम में लोग कर रहे हैं, दे डू 1 or 2 केस स्टडीज फ्रॉम केगल एंड देन दे हैव सम कॉन्फिडेंस कि ओके मुझे डेटा साइंस आने लगा है। अब प्रॉब्लम जिस तरीके का आएगा, आई कैन वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ डेटा। सो उसके लिए रिसोर्स तो एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन एक बार प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि, है ना? तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं और साथ में आइडिया लेते चल रहे हैं कि किस किस तरीके के सिंटेक्सेस हो सकते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो जब हम एक बार डिटेल में पढ़ लिए होते हैं तो फिर नया नहीं लगता है चीजें। थोड़े बहुत एड ऑन तो हमें पता ही इंडस्ट्री में होते ही रहते हैं, आए दिन नई लाइब्रेरीज आ रही हैं, राइट? बट ये बेसिक्स जो पांडास या नमपाई या मैटप्लॉटलिब सीबॉन्ड के जो बेसिक्स होते हैं, ये बहुत टाइम से वैसे ही हैं। इसके ऊपर रैपर आते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इंटरैक्टिव प्लॉटिंग और एडवांस प्लॉटिंग, एपीआई से या एपीआई से इंटरैक्टिव वाली प्लॉटिंग जो थी, मतलब और बेटर से बेटर डैशबोर्ड्स आ रहे हैं। उसको आई थिंक लाइब्रेरी मैटप्लॉट। हाँ, तो आज हम लोग, हाँ आप कुछ कह रहे थे क्या? ओके, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, प्रेम आपको कोई डाउट तो नहीं है? आप रह गए थे, आपने थोड़ा अभी ज्वाइन किया। कोई अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें कुछ ऐसा जो बिल्कुल समझ में ही ना आया हो, क्या कहना चाह रहे थे, ऐसा कुछ तो नहीं था? मुझे अभी ऑल गुड, लेकिन अभी उतना टाइम मिला नहीं, तो वीकेंड में मैं बैठूंगा तो होगा तो आपसे फिर मैं डाउट पूछूंगा। हाँ, बाकी ओवरव्यू ओवरऑल इट्स ओके। ठीक है। तो आज हम लोग ना स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि मैटप्लॉटलिब या प्लॉटिंग पे जाने से पहले आई थॉट कि स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। फिर उसके बाद स्टैट्स में हम जा सकते हैं, सॉरी, फिर हम प्लॉटिंग वगैरह को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? तो आज हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। इन्फ्रेंशियल वाली भी वो देखते हैं साथ में ही करना अच्छा रहेगा, या फिर आफ्टर मैटप्लॉटलिब सीबॉन्ड वगैरह के प्लॉटिंग के बाद वो डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, बट एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव तो आने चाहिए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड let me start that topic. So is my screen visible? यस। Okay. So basically descriptive statistics के लिए, okay, इससे पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। एक सेकेंड ना, मैं पीपीटी से स्टार्ट करती हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह है, फिर उसके बाद हम जाते हैं कोलैब पे। वन सेकेंड।
पीपीटी को स्लाइड शो पे डाल देते हैं और शेयर करते हैं स्क्रीन। अभी विजिबल है स्क्रीन। अभी तक हमने ये सारी चीजें करी हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ और बस एक बार नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। हम लोगों ने सिनेरियोस वगैरह देखे थे। मैं थोड़ा और पीछे से चल रही हूँ। जब हमने रिग्रेशन का सिनेरियो देखा था, हम जब टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन का सिनेरियो आइरिस डेटा सेट पे देखा। देन हमने डेटा मैनिपुलेशन में हम आ गए। उसके बाद हमने numpy को पढ़ा, दैट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड एरे मैनिपुलेशंस। तो हमने इसको देखा कि numpy में क्या क्या होता है। इवन उतने के अलावा भी numpy में लीनियर एल्जेब्रा जब हम जाते हैं, मतलब मैट्रिक्स वगैरह पे जब जाते हैं, तो उसमें numpy के और भी फंक्शंस अभी बाकी रह गए हैं। तो वो हम ऑन द गो देखते चलेंगे। ये एक साथ खत्म करना और फिर आगे बढ़ना मुझे ठीक नहीं लगा, तो हमें थोड़ा सा numpy पढ़ के वी स्विच टू pandas। हमने pandas में मैनिपुलेशन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस देखे। एक मैंने आपको केस स्टडी 2 जो है वो शेयर करी है। वो केस स्टडी में आपको स्टेप्स के साथ में फिर उसकी सारी एक डेटा सेट पे, टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे उसमें सारा कैलकुलेशन किया गया है। तो वो एक बार आप जरूर ग्रो थ्रू कर लेना। 1 और 3 वाले जो है वो तो काइंड ऑफ आपको खुद से करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज टाइप के हैं। बट 2 वाला इज एक्सप्लेनेटरी 1, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो वो स्टेप्स के साथ में ही है। देन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में। सो स्टैटिस्टिक्स में हमने basically there are 2 types of statistics. One is descriptive statistics and one is inferential. तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो डिस्क्रिप्टिव वाली जो है वो बोलते हैं कि वी फोकस ऑन समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। मतलब आपको जो डेटा फ्रेम मिला, अब उस डेटा फ्रेम पे आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं बाय समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ सकते हैं? डेटा का मीन आ सकता है, डेटा का मीडियन, मोड, किस तरीके का डेटा अगर हम प्लॉट करते हैं तो किस तरीके का उसका डिस्पर्शन है, वो सब आ सकता है, राइट। तो क्वार्टाइल वगैरह इस तरीके की चीजें उसमें आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सो इट प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट द डेटा इटसेल्फ। अब इन्फ्रेंशियल क्या हुआ? इसने सब कुछ बता दिया डेटा के बारे में। तो इन्फ्रेंशियल में क्या आएगा? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स aim to make inferences and draw conclusions about a larger population based on sample data। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल में क्या हुआ? हमें जो डेटा मिला था, अब उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन्स, और अगर उतना डेटा सेट को अगर हम और बड़े स्केल पे अगर हमारे पास आएगा, तो उस डेटा पे क्या कंक्लूजन्स होंगे। या हम उस डेटा सेट में से एक छोटा सैंपल निकाल लेते हैं, फिर हम कहते हैं छोटे सैंपल पे हमारे ये मीन्स ये मीन आ रहा है, सैंपल का मीन ये है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो अब इस सैंपल का इम्पैक्ट अगर हम चेक करने जाएंगे कि बड़ा डेटा सेट हो जाता है, लार्ज स्केल, तो उसके ऊपर हम क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये आ जाता है। सो बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सटेंड दोज इनसाइट्स टू मेक ब्रॉडर जनरलाइजेशंस एंड इन्फ्रेंसेस बियॉन्ड द ऑब्जर्व डेटा। ठीक, तो ये 2 टाइप के स्टैटिस्टिक्स हो गए। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने 1-2 नाम अभी लिए थे, तो उसमें से पहला जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो हम जब भी डीएफ डॉट डिस्क्राइब करते हैं, जब भी डेटा फ्रेम का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, तो वो डीएफ डॉट डिस्क्राइब अभी तक हमने शायद कमांड्स में नहीं देखा है। वो इसलिए क्योंकि आधा इसमें स्टैटिस्टिक्स को समझने के बाद ही वो समझ में आता है। जो मैं आपको केस स्टडी 2 बोल रही हूँ, उसमें शायद होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक ही साथ जितने हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, उन सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स का सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के हमको दे देता है विद these things as well, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है। मतलब कुछ पार्ट इसके और कुछ पार्ट इसके मिला के हमें डेटा की एक ओवरऑल समरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और फिर हमारे पास आ जाता है इसमें मेजर्स ऑफ शेप, स्क्यूड है डेटा या कोटोसिस है डेटा में। देन मेजर्स ऑफ पोजीशन, मींस अगर कोई प्लॉट हम डेटा का कर रहे हैं, तो उसका लेट्स से 30th परसेंटाइल कितना होगा डेटा का, या 75 परसेंटाइल डेटा का कितना होगा। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं। जैसे आप क्वार्टर की बात करते हैं, तो Q1, Q2, Q3 यहाँ पर क्वार्टाइल्स होते हैं डेटा पे। तो मेजर्स ऑफ पोजीशन आ जाता है। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, राइट। तो अब चलते हैं हम वो वाली कोलैब में जिसमें ये सारी डिस्क्राइब किया हाय हुआ है with- हाय जय हाँ जी मनीष, बोलिए। मनीष आपने बोलिए। जो भी ये फंक्शंस बताए हैं, इनको समझने की जरूरत है या नहीं है? इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे तो अब वो एक्सप्लोरेटरी तो आपने कर लिया, प्लॉट भी सब ड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन समझ में कैसे आएगा कि वो प्लॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये जो फंक्शंस आप इनको एक बार एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मैंने पढ़े तो है पर बहुत टाइम हो गया, मतलब मे बी 20 इयर्स हो गए हाँ होंगे। हाँ, जो मैं अभी कोलैब शेयर कर रही थी ना, उसमें सारे फंक्शंस हैं, तो बस अब ओके हम ठीक। उस पे ही जा रहे हैं, इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस पे ही जा रहे हैं। अब जितने भी टर्म हम अपनी क्लास में यूज करने वाले उसमें से कुछ छोड़ने वाले नहीं है, सबका पहले डिटेल में थोड़ा थोड़ा तो देख ही लेंगे, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इसमें से मीन हो गया, तो मीन तो समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके। तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। गिव मी अ सेकंड ना, चार्जिंग चाहिए इसको। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा xi इक्वल्स टू 1 to n अपॉन n एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू। तो छोटा सा अगर यहाँ पे डेटा सेट हमने लिया है, तो इस डेटा सेट में 2 4 6 8 10 5 ही वैल्यूज है, तो इनको हमने सम कर लिया, इनका नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, म्यू आ गया 30/5 इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास np जय, डॉट मीन फॉर्म, हाँ एक क्वेश्चन है, आपने ये जो फॉर्मूला बताया है, हमें ये याद करने की जरूरत है या सिर्फ समझना है कि जैसे मीन मतलब एवरेज हो गया और कैसे निकालते हैं? हाँ, मीन मतलब एवरेज हो गया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसा डिटेल में? अंडरस्टैंडिंग आता है। हाँ नहीं, ठीक है, डिटेल में बहुत जाना नहीं है, बट एक बार आइडिया होना चाहिए, मतलब गो थ्रू तो होना चाहिए, ग्लिम्स होना चाहिए एक टाइम, है ठीक। ना। और उसकी डिटेल में हमें हमें कॉपी पे नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा कभी भी, नॉट इवन इन एनी इंटरव्यूज और एनीवेयर। जस्ट मीन आप जब बोलें तो आपको अंदर से आइडिया रहे कि मीन मतलब क्या बोल रहे हैं, राइट। सो देन मीडियन आ जाता है। मीडियन बेसिकली वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड उसके बाद में हम मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मिडिल वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम कब आता है, जैसे कि ये मिडिल है यहाँ पर 6, इसके लेफ्ट में 2 है, इसके राइट में 2 वैल्यूज है, तो ऑड अगर वैल्यूज होती हैं तब तो आराम से मिडिल वैल्यू निकल आती है। अगर ऑड नहीं होती, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए हम मिडिल के 2 वैल्यूज को उठाकर उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि एवरेज ले लेते हैं मिडिल 2 वैल्यूज का, राइट। तो ये हमारा हो जाता है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, सॉरी इसका भी फंक्शन है, पांडास में भी फंक्शन है, सो नमपाई में भी है, तो नमपाई में आप np डॉट मीडियन लिखिए और आपको दे देगा, ठीक है, डेटा का मीडियन। अब इसमें दोनों के लिए कैलकुलेट करके बता दिया है, मतलब जैसा यहाँ पे था, बट आप सिंपली कोई भी लिस्ट लीजिए और उसका आप मीडियन निकालेंगे तो मिल जाएगा। देन मोड हो जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपरेंट वैल्यू इन द डेटा सेट, जो वैल्यू ज्यादा बार आया है। तो जैसे कि यहाँ पर 6 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आए हैं, तो यहाँ पर मोड का वैल्यू हो गया 6। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब मोड का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो मतलब मोड का हमारा कोई भी वैल्यू आएगा नहीं, तो इसका मतलब मोड निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जय, तो सॉरी टू ये इंटरप्ट हो यू, गया कैन यू जी। गो बैक? तो उसमें पहले, हाँ, जो मीडियन में लाइक नमपाई एंड पांडा दोनों में ये मेथड है, तो कैसे वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि नमपाई वाला मेथड यूज करना है और कहाँ पांडा वाला मीडियन यूज करना है? दोनों का आंसर सेम आएगा, बस अच्छा। हाँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। जब आप डेटा फ्रेम पे काम कर रहे होंगे तो आप डेटा फ्रेम से हमें पांडास वाला इजी पड़ेगा यूज करना, तो आप लिख देंगे df डॉट मीडियन, ठीक है, इस तरीके से उसका फंक्शन होता है। और अगर हम कोई एरे वेरे पे काम कर रहे हैं, कोई इमेज वाला काम कर रहे हैं, या हमारे कुछ एरे का डेटा सेट है, तो आप np डॉट मीडियन लिख दीजिए, आपको ओके दोनों से वैल्यू सेम मिलेगा, ओके, ठीक है। ओके। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक समरी है, ये शायद आपके ज्यादा काम की है। तो बेसिकली मीन इज द एवरेज वैल्यू यूजफुल फॉर डेटा सेट्स विदाउट एक्सट्रीम आउटलायर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मीन का मतलब ये है कि अगर डेटा सेट का हमने एवरेज कैलकुलेट किया, लेट्स से यहाँ पर अब एक बार फिर से जाते हैं इसमें और देखते हैं कि सब वैल्यूज लगभग एक ही रेंज, मतलब 2 से 10 तक की वैल्यूज है। अब इसमें से एक वैल्यू शूट कर जाती 1000, लेट्स सपोज, तो वो जो 1000 वैल्यू है, वो 1000 वैल्यू की वजह से मीन एकदम चेंज हो जाएगा डेटा का,
सारी वैल्यूज तो 2 से 10 की रेंज में ही है, लेकिन एक वैल्यू शूट करने की वजह से हमारा मीन अराउंड 500 के आसपास पहुंच गया, राइट। तो ये जो वैल्यू थी 1000 वो थी आउटलायर। आउटलायर मतलब अभी हम आएंगे उसको और डिटेल में मैथमेटिकली समझेंगे क्या होता है, बट आउटलायर मतलब हमारी एक पर्टिकुलर रेंज है, उससे बाहर की वैल्यू है आउटलायर, और वो किसी भी वजह से हो सकती है। अब वो डेटा टू डेटा डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर वगैरह का डेटा उठा रहे हैं तो उसमें कुछ खराबी की वजह से वैल्यू शूट कर गई। मान लेते हैं हम शेयर्स का डेटा उठा रहे हैं तो लेट्स से दिवाली, क्रिसमस या ऐसे कोई फेस्टिवल आने पे उसका डेटा एकदम शूट कर जाता है। अब ये हमें आउटलायर को देख के पता करना होगा कि ये हमारे काम का है या नहीं काम का है। समटाइम्स आउटलायर्स आर गुड, क्योंकि वो एकदम पीकेस्ट पॉइंट बताते हैं कि कब पीक आने वाला है या कब पीक आया था, ठीक है। तो आउटलायर्स आर आल्सो गुड, आउटलायर्स आर आल्सो बैड। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे एनॉमली आ गई तो ये तो बेकार, मतलब वो भी हमें बता रहे हैं कि आउटलायर ये वैल्यू आई थी, इसकी वजह से एनॉमली कहीं कुछ गड़बड़ है तभी वैल्यू शूट कर रही है। तो बट होता क्या है, आउटलायर जो होते हैं, जो मीन वैल्यू होती है वो आउटलायर की वजह से एकदम चेंज हो जाती है। तो हम तब डेटा का एक बार मीन भी कैलकुलेट करते हैं और एक बार मीडियन भी कैलकुलेट करते हैं, दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि दोनों वैल्यूज आसपास ही आनी चाहिए। अगर मीडियन डेटा का मान लो 10 से 1000 का आप मीडियन निकालेंगे ना, तो उसको नंबर, वैल्यू के नंबर से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली उसको लोकेशन से मतलब है मीडियन को। वो तो देख रही है कि मिडिल वैल्यू निकालनी है, दो इस साइड। अगर हम 5 का एग्जांपल ले रहे थे, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 का, राइट, 6 का भी लेंगे तब भी इधर और असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर रहे हैं, हमें लगभग मिडिल का वैल्यू ही मिलता है। मीडियन में हमारे साथ इस तरीके का आउटलायर की वजह से इशू नहीं आता है। तो हम मीन और मीडियन दोनों निकाल के देखेंगे कि लगभग आसपास का वैल्यू है, तब तो ठीक है, डेटा में आउटलायर नहीं है। एक ये भी तरीका है चेक करने का, मतलब बिल्कुल नेव बेसिक तरीका। और एक ये हो गया कि अगर डिफरेंस है ज्यादा, बहुत ज्यादा मीन और मीडियन के बीच में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटलायर्स हैं डेटा में। देन वी हैव जय, एक अदर क्वेश्चन है। मेथड। जैसे लेट्स से कि हम लोग किसी सबब की प्रोफाइल देखते हैं कि कोई सबब है, उसके अंदर जो हाउसेस दिख रहे हैं, तो वहां पे जनरली एवरेज मीन वैल्यू नहीं देते। जो डेटा आता है उसमें बोलते हैं मीडियन हाउस प्राइस। तो उसका मीनिंग क्या है कि ज्यादातर घर उस रेंज के हैं, या क्या है उसका मीनिंग? उसका मतलब ये है कि यस, ज्यादातर घर उसी टाइप के हैं। तो मीडियन वैल्यू आपको बता रही है कि बेसिक जो आपका रेंज है ना वो किधर है। तो वो मीन बेसिक इसलिए रेंज नहीं देते, मतलब? मतलब कि एवरेज वो हम बता रहे हैं, वो मीन इसलिए नहीं देते होंगे कि कुछ तो बहुत लो रेंज के होंगे, राइट, बिल्कुल, कुछ हाँ, बहुत समझ हाई गया। हाई रेंज के होंगे। तो हम्म, अब क्या होगा कि जब आप उनका एवरेज निकालोगे ना, तो हाई की तरफ शिफ्ट होने लगेगा एवरेज, हम्म, है ना। तो हम्म, मीन जो है वो एक्चुअली हाई की तरफ बायस्ड हो जाएगा, और मीडियन क्या है, वो आपको मिडिल वैल्यू निकाल के देगा। तो जो बेसिक मतलब बहुत लो इनकम और हाई इनकम मींस हाई प्राइस, दोनों के बीच में जो हमारा एक सटल रीजन होएगा ना, वहां वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। एकदम लो भी नहीं, एकदम हाई भी नहीं, वो बायस्ड भी नहीं होगी वैल्यू, ठीक है ना, एकदम सटल रीजन की वैल्यू देता है। और अगर बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ मिडिल वैल्यू यूजफुल फॉर स्क्वीड डेटा सेट्स। और इतना ज्यादा टेक्निकल लिखा है ये। तो बेसिकली मतलब ये है कि मीडियन आपको डेटा को सॉर्ट करने के बाद एक सटल रेंज प्रोवाइड करता है, जो मिडिल की रेंज होती है उसका आइडिया दे देता है कि डेटा। अब आपको मान लेते हैं हम वैल्यू बता रहे हैं 50, तो आप समझ लेंगे कि दिस इज द मीडियन वैल्यू। अगर मैंने कहा 50 इज द मीडियन वैल्यू, तो इसका मतलब है डेटा जो वो लेफ्ट में है वो 50 से थोड़ा कम ही होगा और 50 से हाई होगा। इस तरफ आप समझ सकते हैं। तो 50 एक मीडियन वैल्यू हो गई। लेकिन अगर बोल दिया मैंने मीन 50, तो अब मीन 50 में छोटी वैल्यूज बहुत छोटी भी हो सकती हैं, और बड़ी वैल्यू हो सकता है, मतलब बहुत एक 100 के आसपास की वैल्यू होगी एक बहुत बड़ी। तो ये जो है ना, वो एक अच्छी रेंज नहीं प्रोवाइड कर पाता है। छोटी वैल्यूज एक दो 3 4 इतनी ही होंगी, और बड़ी वैल्यू 100 हो गई, तब जाके मिडिल 50 निकलेगा। या फिर हम कह दें कि वैल्यू 30 40 50 60 70 इतनी थी, तब भी मीन उसका लगभग 50 के आसपास निकलेगा, राइट। तो मीन जो है वो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए एक अच्छा पैरामीटर नहीं साबित होता कई सारी जगहों पे। मीडियन इज अ बेटर पैरामीटर टू अंडरस्टैंड द डेटा। इसी वजह से वो लोग मीडियन देते होंगे।
कुछ But the क्लैरिटी more आई data we और have, यूज ही कर दिया। तो जितना ज्यादा डेटा होगा, more उतना मीन एंड मीडियन विल बी सेम, राइट, क्लोजर। हाँ, क्लोजर होने चाहिए, तो इसका मतलब डेटा में आउटलायर्स होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वैसे हमारे पास और भी तरीके हैं आउटलायर पता करने के, बट दिस इज द बेसिक चेक। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। मोड है इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है, वो समझ में आ ही रहा है। यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा और व्हेन द मोस्ट कॉमन आइटम इज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमें कॉमन आइटम ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें मोड निकालने की जरूरत पड़ेगी, और कैटेगोरिकल डेटा पे भी काम करता है। मतलब कि कैटेगरीज दी हो, लेट्स से ब्रांड्स, परचेज हिस्ट्री लोगों की निकालें, हम देख लेंगे कि ब्रांड्स कौन कौन लोग परचेज कर रहे हैं, या लेट्स से डेटा निकला था तो उसमें जो ज्यादातर ब्रांड परचेज किया जा रहा है वो मोड से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर जो है मल्टीपल वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उस केस में मोड क्या आएगा? मल्टीपल वैल्यूज, तो उसमें जो ज्यादा आ रहा होगा, मतलब उसको, जैसे यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी में अगर मैं यहाँ पर 6 को भी इंक्रीज करके यहाँ पर 8 नहीं, भी अगर और इसमें इंक्रीज कर, हाँ नहीं, अगर 6688 है तो मोड क्या होगा? अच्छा 6688 है तो मोड एक मिनट चेक कर लेते हैं। 7 एवरेज कर देगा उसकी? नहीं, पहले वाली नहीं, दे दी। 6 पहले ही वाला आया है। पहले वाले दे दिया, ठीक है। हाँ, और 8866 है तो वो भी कर लेंगे, पर पहले वाला ही देगा जहां तक मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। छोटी वैल्यू में आएगा तो हो गया। But else you got a comma. छोटे पहले वाले असेंडिंग ऑर्डर करके पहले वाला ही दिया है। ठीक है। ठीक है, ओके। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे आ जाते हैं। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गए। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन अ डेटा सेट कि क्या डेटा की स्टैट्स है। अब आ जाते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे। तो फर्स्ट इज रेंज। रेंज सबसे इजी हुआ कि आपने मिनिमम मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। तो जैसे कि आपके पास कुछ डेटा सेट है तो उसमें से लेट्स से हमारी रेंज क्या है इनकम का, लेट्स से इनकम का कुछ हमारे पास कॉलम था, तो रेंज निकालने के लिए हमने मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर लिया, तो इस रेंज की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर रेंज आ जाएगा आपका डेटा माइनस मैक्स, डेटा माइनस मिन। तो यहाँ पर देखिए पांडास से ये रेंज फंक्शन यूज किया है। ऊपर हमने नंपाई का देखा था, यहाँ पांडास का देखा है। ठीक है, वैसे आप ये सिंपल फॉर्मूला है, ना पांडास ना नंपाई, सिंपल मैथ से भी निकल आएगा उसकी कोडिंग करके भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है लोगों को, वो होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या होते हैं? तो जो इनका फॉर्मूला होता है वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो कुछ ऐसा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका xi माइनस मीन अपॉन n, सॉरी सिग्मा ऑफ xi माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन n, और ये होता है वेरिएंस। और जब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अच्छा, इसको निकालने का तरीका थोड़ा ज्यादा इजी लगता है फॉर्मूले से, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो मीन हमने पहले इसमें एक्चुअली यहाँ पर xi माइनस मीन है, या xi माइनस म्यू लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं पे। तो म्यू पहले हमें निकालना पड़ेगा या मीन निकालना पड़ेगा, तब हम उसे माइनस करेंगे हर एक वैल्यू को, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर सम करने के बाद हम n से डिवाइड कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। और अगर हम उसका एक अंडर रूट ले लिया तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमने मीन ले लिया पहले डेटा का, ये सारी डेटा पॉइंट्स थे, इनकी वैल्यूज ये थे, मीन आ गया 10.8। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या किया, सबको इससे सब्ट्रैक्ट करते गए, एक एक वैल्यू को 5 माइनस 10.8, 7 माइनस 10.8, 10 माइनस 14 माइनस 18 माइनस एंड सो ऑन। ये वैल्यूज आ गए। अब इनने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद में समेशन कर लिया, समेशन करने के बाद n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका वेरिएंस। अब हमने आगे जाके इसका अंडर रूट ले लिया और हमको मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका कोड आई थिंक रह गया है, अच्छा नीचे है क्या? हाँ, यहाँ पर है एक एग्जाम्पल में, बट उधर रह गया। तो कुछ इसमें खास है नहीं, अगर हम यही एग्जाम्पल ऊपर ले लेते हैं, यहीं पे देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक pd डॉट सीरीज एक डेटा सेट ले लिया है, हम उसी को डॉट सीरीज डाल के कर देती हूँ। अच्छा,
ठीक है, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ऐसे हमारे पास वेरिएंस का भी है, बैर करके होएगा। हाँ बैर है, तो ये लगा देंगे तो हमको वेरिएंस मिल जाएगा। अच्छा, हमारा ये डेटा अलग था, इससे वैल्यू मैच नहीं कर रही है। डेटा में कर सेम कर देते हैं। 5 7 10 14 18। ठीक है, डेटा डॉट वेर। ठीक है, ठीक है, अब लगभग वैल्यू वही आई होगी। 27 आई है इसमें। uh, 22.16 थी यहाँ पे और 4.71 थी, और यहाँ पर वैल्यू में थोड़ा चेंज आया है। ठीक है, फॉर्मूला से निकालने पे और डायरेक्ट फंक्शन से निकालने पे। तो ये होता है, ऐसा नहीं होगा, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये होता है। ठीक है, आप नमपाई से निकालेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन वो लगभग वही वैल्यू होगी उसकी रेंज की। ठीक है, अब आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में बेसिकली हम देखते हैं कि डेटा का परसेंटाइल कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। तो थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल को समझने के लिए हमारे पास तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है ना, एक और कोलैब थी। ओके, मैं एक मेरे पास मैं वो एक डायग्राम था वो कॉपी कर लेती हूँ, तो फिर इसको समझ में आ जाएगा ये। हम्म, हम्म, हाँ, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में बेसिकली आपका Q1 हो गया 25th परसेंटाइल डेटा का फाइंड आउट करना, देन Q3 हो गया 75th परसेंटाइल, Q2 हो गया मीडियन वैल्यू, और IQR क्या होता है Q3 माइनस Q1। तो नीचे हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे अभी, वो नीचे है जब हम ये इस पे आएंगे। जब वहां पर हमने पढ़ा था क्या चीज, नाम नहीं याद आ रहा, पोजीशन में, मेजर्स ऑफ पोजीशन में परसेंटाइल क्वार्टाइल, तो ये सब हम नीचे भी पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, तभी आगे बढ़ते हैं। तो 25th परसेंटाइल वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए हमारे पास पांडास में फंक्शन होता है डेटा डॉट क्वांटाइल करके। तो ये 25th परसेंटेज निकाल देगा, 50th परसेंटेज, 75th परसेंट निकाल देगा, और इन वैल्यूज को अगर हमें 25th वाली को 75th वाली परसेंटाइल को 25th वाली से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें IQR मिल जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो Q1 इज 25th, Q2 इज 50th एंड Q3 इज 75 परसेंटाइल। तो ये डेटा डॉट ये क्वांटाइल परसेंटाइल क्या होती है? परसेंटाइल क्या होता है कि जब आप डेटा को प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेटा जो लिया है वो एक इसको प्लॉट करने के लिए ना हमने यहाँ पर डेटा लिया है, राइट। डेटा एक सेकेंड, यही है। तो 2 4 6 8 10 ये वाला जो डेटा है इसको हमने प्लॉट किया जब यहाँ पर, तो नहीं, एक सेकेंड, वैल्यू फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, बिन्स भी दिया है, हाँ, तभी इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। हाँ, अब वो
कोई और डेटा का वो प्लॉट है, वो डेटा इस सीरीज का नहीं है। एक सेकेंड ना, ये डेटा यहाँ पर है, ये क्रिएटर डेटा, वो डेटा मैंने ऊपर पढ़ रहे थे ना, और उसी को मैंने नीचे शिफ्ट एंटर कर दिया है। एक्चुअली ये जो मैंने डेटा लिया है वो एक रैंडम डेटा है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, ये इस रेंज का, ठीक है। तो ये हमने एक डेटा लिया है, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये, एक सेकेंड इसको प्रिंट करती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, मतलब कि इसका मीन हमारा 0 के आसपास में है, ठीक है। तो उसका हमने डेटा लिया है। इस तरह से हम जब लेते हैं तो डेटा हमें मिल जाता है। वो डेटा पे अभी हमने जब प्लॉट करा डेटा को, तो आपका परसेंटाइल क्या होता है या क्वांटाइल क्या होता है, वो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम जो आपका डेटा लाई कर रहा है ना, उसको बताता है। अभी सारे कर्व गड़बड़ आ गए। ओके, एक सेकेंड, रन ऑल करते हैं। और सब जगह वेरिएबल का नेम सेम होने से सारे कर्व गड़बड़ा गए हैं। So Okay. Jaya, correct me if I'm wrong. हाँ So हाँ percentile is like when you take one reference point, and that reference point, if you calculate percentage, that is called percentile. Let's say we हाँ take 70, number 70 as a reference point. So 63 is 90 percentile of 70. That's what my understanding. ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा ये सारा चीजें गड़बड़ा गई बीच में कोड ऐड करने की वजह से। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अब जो रिजल्ट्स आते हैं ना, हाँ, परसेंटेज के फॉर्म में आते हैं, डिफरेंट होते हैं परसेंट। एक मिनट दीजिएगा। गलत जैसा भी नहीं दिख रहा है। सीरीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज मैड। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको बाद में क्या एरर आ रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो बेसिकली इसमें बोल रहा है मैड फंक्शन नहीं है, बट थोड़ी देर पहले ये चल रहा था। तो अभी तो इसमें तो कुछ चेंज किया नहीं है, चेंज तो ऊपर किया है, इवन नीचे किया था जाके। अच्छा, नीचे के प्लॉट्स चल रहे हैं वो भी। नीचे के चल रहे हैं, वहां पर ही कुछ इश्यू आया है। अच्छा, ये प्लॉट गड़बड़ हो गया है पूरा। ये तो ऐसा ही था, नहीं ये चेंज हो गया है प्लॉट। इसमें डेटा कुछ और आ गया है, डेटा ये वाला आ गया है। ओके ओके, सारे ठीक है, बस ये प्लॉट गड़बड़ा गया है।
अभी डेटा इधर प्लॉट हो रहा है, 468 इधर प्लॉट हो रहा है। क्वांटाइल 50 पता नहीं इधर क्यों जा रहे हैं सारे। बिन साइज इंक्रीज करने से फर्क आएगा। कुछ तो गड़बड़ हो गई है जो मुझे अभी समझ में आ नहीं रही है। ओके, लेट्स लीव दिस। टॉपिक पे आते हैं। बाद में ठीक करूंगी। हाँ, हम कहाँ थे? अच्छा, परसेंटाइल और क्वार्टाइल पे बात हो रही थी। तो बेसिकली आपने कुछ बोला था अभी, क्या आप दोबारा बोलेंगे? 70, 69, 90 परसेंटाइल कुछ बोल रहे थे आप। I was saying कि when we take any reference point, reference number, and that is like 100 percentile. So like let's say 70 is 100. So 63 is like 90 percentile of 70. So based on reference point, we calculate percentile. हाँ, मतलब उसका मैथमेटिकल जो फंडामेंटल है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ऐसा ही है। और वैसे जैसे कि आपने अभी निकाला था, इसको निकालने का एक आसान तरीका ये है कि आपने मान लीजिए एक रेंज ले लिया डेटा का। रेंज लेने के बाद आपने मीडियन वैल्यू निकाल लिया डेटा का, ठीक है, वो 50th परसेंटाइल हो गया। मीडियन इज द 50th परसेंटाइल, फर्स्ट मीडियन जो आप निकालते हैं। अब जो मीडियन और इनिशियल पॉइंट के बीच का आप अगर फिर से मीडियन निकालते हैं, दैट इज योर 25th परसेंटाइल, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट कर सकते हैं, जो कि अभी आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो लगभग वहीं बैठेगा जाके। तो और जब आपका मीडियन से डेटा का लास्ट पॉइंट जो है वहां तक का अगर आप फिर से मीडियन निकालते हैं, मतलब डेटा को आप 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं ये। तो हमने पहले मिडिल वैल्यू निकाल लिया, वो हो गया मीडियन हमारा 50th परसेंटाइल, राइट। और फिर हमने जो उसका हमें डेटा में जो भी मिनिमम वैल्यू गिवन है इनिशियल वाला, तो वो वाला और इस मीडियन के बीच का फिर से मीडियन निकाल लिया, तो वो हो गया Q1 हमारा, राइट। ये मिनिमम से इसके बीच का निकाले तो ये Q1 हो गया, और इधर के बीच का फिर से मीडियन निकाल लिया तो वो हमारा 75th परसेंटाइल होता है। तो ये होता है परसेंटाइल का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मीडियन वैल्यू 6 है, इसका इन दोनों के बीच का मिडिल है 4, तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। 6 और 10 के मिडिल का बीच का वैल्यू है 8, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया हमारा IQR, मतलब कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये जो हमारी रेंज है, इसमें ही मोस्ट ऑफ द डेटा का डिस्पर्शन होना चाहिए, तब जाकर आपका जो डेटा होएगा ना, वो सारे की सारी मतलब प्लॉटिंग के लिए या कोरिलेशन निकालने के लिए वो बेटर होएगा। अगर इसके बहुत बाहर डेटा जा रहा है, मतलब आप इधर देख रहे हैं, इसका हमने एक और फारदेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर दिया है जो मिनिमम और मैक्सिमम होता है। तो ये मिनिमम हो जाता है आपका Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, और Q3 प्लस, मतलब इधर वाले में हमने थोड़ा माइनस किया, थोड़ा सा रेंज को और हम इधर लेके गए कि इधर से इधर तक भी हमारे काम का ही डेटा है, लेकिन अगर इससे आगे जा रहा है तो फिर वो हमारे लिए आउटलायर है, ठीक है। तो ये एक तरीका है निकालने का कि आउटलायर क्या होते हैं डेटा में। तो हम पहले क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा बीच का क्वार्टाइल आ जाता है वो उसको हम IQR बोल देते हैं, जो हमारा 25th और 75th परसेंटाइल के बीच का डिफरेंस हो जाता है। और फिर उसके बाद में हम एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब उसके बाहर अगर डेटा गया तो फिर वो आउटलायर बोला जाएगा, राइट। तो जो आपने बोला था वो भी सही बात है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसमें अगर हमारे इस डेटा में वो जो आप 69 और 70 वाली वैल्यू बोल रहे हैं, तो वो भी लगभग इधर ही पड़ेगी, राइट। तो वो 90th परसेंटाइल ही निकलेगा, आपका एस्टिमेशन ओके है, राइट। तो या ये हो गया, ये इजी है। डेटा डॉट क्वांटाइल था, हमने पहले भी देख लिया था, उसका हमने डिफरेंस कर दिया Q3 माइनस Q1, और उसके बीच का एक रेंज आ गया।
अब ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एक्चुअली वही जो हमारा वो वाला फॉर्मूला था ऊपर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें हमने इस अंदर वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया था, xi माइनस म्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया है, बस हमने उसका मॉड ले लिया है, मतलब पॉजिटिव कर लिया है वैल्यू को, और उसके बाद में हमने सबको ऐड कर दिया है, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकल आता है। ये आपको बस डेविएशन बता रहा है कि मीन से आपका डेटा कितना डेविएटेड है, ऊपर डेविएटेड है, नीचे डेविएटेड, तो लगभग क्या डेविएशन का रेंज है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है मैट। अब इसके कोड में कुछ हुआ है, उसको मैं बाद में ठीक कर दूंगी, कुछ फंक्शन या तो गड़बड़ा गया है, ये क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं, थोड़ी देर पहले ले रहा था, अभी मुझे स्ट्राइक कर नहीं रहा यहाँ पे क्या मिसिंग है। अच्छा, अब इसकी समरी एक बार देख लेते हैं। रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंट डेविएशंस फ्रॉम द मीन, ये हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट हो गया वेरिएंस का, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया डिफरेंस बिटवीन दिस, एंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम द मीन। तो ये सारी ये जो हमारे सारे थे ये डिस्पर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में आ जाते हैं सारे पॉइंट्स। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये हो गया मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देन इसके बाद में आ जाता है, ये एक टॉय कार का एग्जांपल था जिसमें हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है पीडी डॉट, ये कार किसी बच्चे के पास मान लीजिए कार्स हैं तो उनकी अलग अलग लेंथ्स हैं और उन लेंथ को लिया हुआ है, फिर उसका हमने रेंज देख लिया कि क्या आता है, रेंज ऑफ द टॉय कार लेंथ, देन रेंज ऑफ द वेरिएंस ऑफ इट, द डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट, इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ इट, एंड फिर हमने उसका एक प्लॉट कर लिया कि जो हमारा प्लॉट है कार की लेंथ का वो कैसा हो रहा है। तो जो हमारे पास लेंथ थी उनका प्लॉट हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, और इसका मीन कहाँ है, तो मीन पे एक लाइन ड्रॉ कर ली कि ये हमारा मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वन स्टैंडर्ड डेविएशन ये वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका, और यहाँ से यहाँ तक है। वन सेकेंड, ठीक है। देन वी हैव मेजर्स ऑफ शेप एज वेल। सो यहाँ पर आ जाते हैं स्क्यूनेस एंड कोटोसिस। सॉरी जय, वो लास्ट आपने ग्राफ में जो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट किया था उसका क्या मतलब है? ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब? वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि अच्छा मैं एक आपको प्लॉट दिखाती हूँ फिर आप उसका मतलब बेटर समझ जाएंगे। या नीचे भी है वो प्लॉट, इसी में नीचे है, ठीक है। वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये हो गया कि मीन माइनस सिग्मा, मीन प्लस सिग्मा, तो इसके बीच में ना आपको ये मिल जाएगा कि हमारा मीन क्या है और वैल्यूज कितनी डेविएट हो रही है मीन से, ठीक है। तो ये से कि एक यहाँ पर प्लॉट था, अब वो सही बचाओ, यस ये, तो ये आपका मान लीजिए ये मीन है, यहाँ पे 0 मीन का डेटा प्लॉट हुआ है, और ये मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। तो ये जो हमारा डेटा का मिडिल डिस्पर्शन है ना, हमको वो मिल जाता है कि ये डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है विदिन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, विदिन वन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फंक्शन है इसलिए इसका ऐसे दिख रहा है। वन सेकेंड ना, इसको मैं एक मिनट किसी को दे के आती हूँ। गेस्ट लेक्चर आए वन सेकेंड ना। जय म्यूट पे हो आप। हाँ, तो ये सारी मैट्रिसेस थी जो वो निकल गई हैं, और उनकी ये डिस्पर्शन वन स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे
जो कार की कौन कौन सी लेंस हैं जो हमारी वन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ रही हैं। ओ भाई ठीक है, एक्सेस है। अब आ जाता है स्क्यूनेस, राइट। स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, तो मेजर्स ऑफ शेप बोलते हैं इसको। बेसिकली ये समझाता है कि आपने जब डेटा प्लॉट किया तो वो उसका जो पीक है, जैसे कि अभी हमने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखा था कुछ इस तरीके का, तो इसका जो पीक है अगर वो लेफ्ट में है या वो राइट में जा रहा है, मतलब कि डेटा में कुछ इम्बैलेंस टाइप का है, कुछ वैल्यूज बहुत हाई हैं, कुछ वैल्यूज एकदम लो हैं, राइट। तो उसको जब प्लॉट करते हैं तो एक तरफ उसका पीक जो है वो झुक जाता है, राइट। तो ये और साथ के साथ उसका टेल कितना लार्ज हो रहा है, जैसे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है, कुछ ऐसा दिखेगा पॉजिटिव स्क्यूड डेटा। फिर एक डेटा हुआ नेगेटिव स्क्यूड, वो कुछ ऐसा दिखेगा, पीक एकदम इधर चला गया है, राइट। एंड एक ये हाई कोटोसिस का डेटा है, मतलब जो इसका पीक है ना वो एकदम पतला होता जा रहा है, राइट। जितना इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एकदम शार्प होता जा रहा है, वो हो गया हाई कोटोसिस, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा को प्लॉट करने के बाद में उसका ये वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन इनको अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या हो, कैसे कैलकुलेशन होता है, तो उसका हम एक बार देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा सा है। तो बेसिकली स्क्यूनेस मेजर्स द एसिमेट्री ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इट टेल्स अस वेदर द डेटा इज स्क्यूड टू द लेफ्ट और टू द राइट। अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव स्क्यूड, अगर राइट है तो पॉजिटिव स्क्यूड, राइट। तो थोड़ा बड़ा सा फंक्शन है, बट कुछ ज्यादा इसमें नंबर्स है नहीं, मतलब जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है वो कुछ खास नहीं है। एक्साई हमें पहले से पता होता है, म्यू हो गया मीन, सिग्मा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका क्यूब करना है, समेशन करना है, और n -1 n -2 n तो हमें पता ही होता है कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, डेटा पॉइंट्स है, तो उससे ऊपर नीचे करके डिवाइड कर देना है कैलकुलेशन करके। टफ नहीं है, बट हाँ इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देख लेते हैं। तो टेल ऑन द राइट साइड इज लॉन्गर, पॉजिटिव। आपको कोई एक तरीके से याद कर लीजिए पॉजिटिव स्क्यूड में, या तो आप पीक से याद कर लीजिए या टेल से याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों याद करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और ओके, अगर जीरो स्क्यूड होता है तो डेटा सिमेट्रिकल होता है मीन के दोनों तरफ, जैसा कि अभी हमने देखा था कर्व, ठीक है। तो डेटा डॉट स्क्यू अगर हम यूज करते हैं तो ये हमको बता देता है कि कोई सीरीज में जो स्क्यूनेस है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर स्क्यूनेस नहीं है, जीरो स्क्यूनेस है, वैल्यू जीरो आ रहा है, तो ये फंक्शन यूज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे कोटोसिस का थोड़ा सा और लार्ज है, पावर 4 तक जा रहा है, और यहाँ थोड़े n के वेरिएबल्स वैल्यूज ज्यादा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे एक टर्म माइनस में भी जा रहा है, ठीक है। तो अब आ जाता है पॉजिटिव कोटोसिस, नेगेटिव कोटोसिस एंड जीरो कोटोसिस। इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो पॉजिटिव वाले में डेटा हैज अ हैवियर टेल एंड अ शार्पर पीक, तो पीक एकदम शार्प होता जाता है। नेगेटिव वाले में पीक फ्लैट होता जाता है, मतलब प्लेटू टाइप का आएगा। एंड जीरो कोटोसिस डेटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो बेल शेप कर्व को फॉलो करेगा। इसको डेटा डॉट कर्ट एक फंक्शन है, उसको यूज करते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास दिस स्क्यूनेस की एक समरी है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस ये सारी हम एक्चुअली कर चुके हैं डिस्कस, राइट। ओके, अच्छा अभी इसको यहीं पर रखते हैं। ये बेबी मेरा उठ गया है और ये करने नहीं देगा कुछ कर। तो मैं आपको ये शीट शेयर कर देती हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें कुछ रह जाता है सो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें से मेजर्स ऑफ पोर्शंस जो है, ओके चला गया थोड़ी देर के लिए, आता है मेजर्स ऑफ पोर्शन में परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड जेड स्कोर। इसको भी देख लेते हैं, टाइम मिल गया है हमको। तो a percentile basically given percentage of observation in a data fall। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, उस पे इंटरपोलेट करके चेक करते हैं, वो यहाँ पर डला हुआ नहीं है, बट ये हमने भी समझ लिया है कि 25th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। 50th परसेंटाइल के लिए मीडियन निकालेंगे, 25th के लिए हम स्टार्ट से लेके मीडियन तक की वैल्यू और फिर मीडियन निकालेंगे, और
50th 75th के लिए हम मीडियन और लास्ट की वैल्यू का फिर से मीडियन निकाल लेंगे तो हमको 75 परसेंटाइल मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। देन हम क्या करते हैं कि इन्हीं क्वांटाइल्स को, इसमें हम कोई भी नंबर डालेंगे क्वांटाइल में तो हमें वो वैल्यू दे देगा। लेट्स से 90 क्या है, इसका 90th क्वांटाइल क्या है वो भी आपको बता देगा। दिस इज नियर 9.2 जो कि आप बोल रहे थे, 10 के पास में जा रहा है ये डेटा के, राइट। तो ठीक है, तो ये हो गया क्वांटाइल। अब इस क्वांटाइल में हमें जो काम है वो हमें काम है इस वाले का, 3 ये Q1 Q2 Q3 का, 25th 50th और 75 का। और उनको अगर हम यूज करते हैं तो उनको हम ये क्वार्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम इसको परसेंटाइल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्वांटाइल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिर से वही है, राइट। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर उसका एक प्लॉट था जो कि पता नहीं अब क्यों ठीक नहीं आ रहा है, बट ये वैल्यूज एक्चुअली इस डेटा पे दिखा रही थी कि कौन कितना 25th पे है, 20 कितना 50th पे है और कितना 75th पे है, राइट। तो अभी वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हो गई है इसकी। अच्छा, एक होता है डिसाइल्स। सो डिसाइल कुछ खास नहीं है, वही क्वांटाइल वैल्यू है, लेकिन ये हम 10 बार निकालेंगे हर एक जगह। मतलब Q1 जो हमारा D1 होएगा वो हमारा 10 पे होएगा, 0.10 पे, D2 होएगा 0.20 पे, D3 0.30 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। 9 इसके पार्ट्स करेंगे तो टोटल हमारे पास 10 पोर्शंस आ जाएंगे डेटा के। तो इसका भी एक प्लॉट है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ये डिसाइल्स की वैल्यू है, ये कुछ खास अभी तक यूज नहीं हुआ जितना मैंने पढ़ा है। एंड क्वांटाइल्स यूज होते हैं। तब आ जाता है जेड स्कोर। तो जेड स्कोर क्या होता है? दैट इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन एन एलिमेंट इज फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। अगर हमारा जो भी आप बात कर रहे थे कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब हुआ या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन से क्या मतलब हुआ, तो वो हमारा कैलकुलेशन में आ जाता है जब हम जेड स्कोर निकालते हैं। और ये हमें तब निकालना पड़ता है जब हम डेटा का ये चेक कर रहे होते हैं कि 68 परसेंटाइल जो हमारे डेटा का है वो मिडिल में है, देन 95, देन 97, और इससे बाहर अगर जा रहा है तो आउटलायर, ठीक है। तो हम एक रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिडिल पोर्शन कहाँ आ रहा है। तो बेसिकली मिडिल पोर्शन का मतलब ये है कि डेटा का मिडिल डिस्पर्शन कहाँ पर है। तो वो हमारा हमेशा फोकस एरिया रहता है, और फिर हमारा ये रहता है कि अब मैक्सिमम कितना डिस्पर्स हो सकता है, और उसके बाहर अगर डिस्पर्शन जा रहा है तो फिर हम उसे आउटलायर कंसिडर करने वाले हैं। तो दो चीजों को चेक करते हैं। उसमें हमारा जेड स्कोर का कहीं कहीं पर वैल्यू आ जाती है, जेड टेस्ट करके एक टेस्ट किया जाता है इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वहां भी ये आएगा। तो उसका बेसिक यहाँ से चलता है। तो बेसिकली हमने वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ले लिया, ये मीन हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। बस ये फॉर्मूला लगाना है इजीली, और हमें मिल जाएगा जेड स्कोर क्या है। जेड स्कोर एट x इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा डेटा सेट था, इसमें हमने 10 पर जेड स्कोर निकाला है, राइट। तो अब जेड स्कोर का जो है, इसमें सब पे इन्होंने जेड स्कोर्स निकालने हैं, 0 पे सॉरी जेड स्कोर्स इसमें निकाले हैं सब पे, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5, हाँ। तो 5 वैल्यूज इसमें आ गई आपकी जेड स्कोर की। सब पे जेड स्कोर का वैल्यू निकाला है, यहाँ पर केवल 10 पे निकाल के दिखाया था, वहाँ पे सब पे आया है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मूला में जो आंसर आया है ये 1.26 है, और जब फॉर्मूला लगाने पे आंसर आया है तो आंसर 1.41 आया है। तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, क्योंकि इनके इम्प्लीमेंटेशन थोड़े दूसरी तरीके से हुए होते हैं जब लाइब्रेरीज में अंदर में, इस वजह से वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अच्छा, अभी ओके, ये हो गया। ओके, जेड स्कोर जब आपका यहाँ पर है तो एक ये देखिए कर्व यहाँ पर भी बना हुआ है। अब ये पूरा प्लेटू टाइप का कर्व है, ठीक है, जो कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। अब ये आपका जो आपने कुर्टोसिस पढ़ा था, उस कुर्टोसिस में से जो वो प्लेटू वाला था ना, उसका इसका है ये इंटरप्रिटेशन, जो कि यहाँ पे था फ्लैट समरी पे, कहाँ है ये फ्लैटर पीक, लाइटर टेल्स एंड फ्लैटर पीक,
नेगेटिव कर्टोसिस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो मोर फ्लैट पीक है, यहाँ पर पीक है ही नहीं एक्चुअली, फ्लैट है। और यहाँ पर मीन जो है वो 0 है और कितना डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है वो दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर -1 पे एक लाइन है और एक +1 पे लाइन है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि मिडिल ये डेटा का मैक्सिमम डिस्पर्शन इतने में है। अब ओके, मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, डेटा पॉइंट इज फ्रॉम द मीन। देन आ जाते हैं हम, ओके हाँ, तो ये वाला जो था वो आपने एक स्मॉल डेटा पे देखा, ये डेटा ये था सीरीज का डेटा 2 4 6 8 10। अगर यही डेटा एक छोटा ना हो के एक बड़ा डेटा सेट होता जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज थी, तो हमने वहां पर रैंडम नॉर्मल करके 1000 वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पे, रैंडम नॉर्मल, जिसमें मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और 1000 टोटल पॉइंट्स है, मतलब लेफ्ट में भी राइट में भी, 0 के लेफ्ट 0 के राइट, तो दोनों पॉइंट्स उसमें। और फिर हमने उस पे एक हाईलाइट किया हुआ है जेड स्कोर को कि इसमें कौन सा डेटा z इज इक्वल टू 0 पे होगा तो वो मीन होएगा, z इज इक्वल टू -1 पे यहाँ पर आपका जो ये मिडिल पोर्शन मिल जाएगा, दैट इज 68% ऑफ द डेटा, देन 95% ऑफ द डेटा, देन 97% ऑफ द डेटा -3 तक, और -3 से कि अगर बियॉन्ड चला गया तो फिर वो आउटलायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज 2 स्टैंडर्ड, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द डेटा लाइज विद इन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। देन आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका काम कहाँ पर आता है, जब आप हिस्टोग्राम प्लॉटिंग पढ़ेंगे आगे जाके, वहां पर इसका यूज आएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम बेसिकली फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं बिन्स में, ठीक है, वो हम हिस्टोग्राम में देख लेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं, बस इसके काउंट होते हैं, 2 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार। तो यहाँ पर 6 2 बार आया था, बाकी सब 1 1 बार आए थे। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। और यहाँ पर वैल्यू काउंट, हमारे पास एक फंक्शन जो हमने पढ़ा था पांडास में वो, और उसके अंदर हमने इंडेक्स वाइज उसको सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट कर सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली ये वही और टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन सबको ऐड करेंगे आप तो 6 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 6, तो ये आ गया आपका 1/6 1/6 2/6 1/6 एंड 1/6, ये हो गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो एडिशन होता है, तो पहला वाला, देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला, हमने नेक्स्ट वाले की 1 थी तो हमने पहले वाले की उसमें ऐड कर दी, 1 + 1 2 हो गई, फिर ये वाली 2 उठाई और यहाँ पर ऐड कर दी, 2 + 2 4 हो गई, देन 4 में हमने 1 ऐड कर दिया एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। ओके, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर ये जो डेटा विजुअलाइजेशन है ये हम अभी नेक्स्ट में कवर करेंगे आगे की क्लासेस में। तो आज की क्लास में इतना ही था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही था सारा। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखा है, पूरा ये बहुत बड़ा समुद्र है, स्टैट्स का पूरा बुक होता है, उसमें से हमने उतना पोर्शन देखा है अभी जो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूजर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। अब हम आगे देखेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के 1-2 पार्ट रह गए हैं, जैसे कि कोरिलेशन वगैरह, तो वो आज की क्लास में नहीं हो पाए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, फिर इन्फ्रेंशियल पे जाएंगे। इन्फ्रेंशियल में आपको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ सीडीएफ सुने हुए होंगे आपने, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। जय, ये आपने बुकलेट शेयर कर दिया है क्या? अभी की नहीं है, इसको कर देते हैं। आप कर दो, हाँ, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स करेंगे ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स कह रहे हैं आप? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट, मतलब इसमें कोरिलेशन वगैरह रह गया, वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने के, वो समझने के बाद में फिर हम ग्राफ पे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है जय, दैट्स फाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ओके, बाय। बाय।